कैसे हैं क्लास 12th। उम्मीद है चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट आपको समझ में आया होगा। अब प्लानिंग की बारी। ये चैप्टर आपको प्लान क्या होता है, कितने तरह के प्लान होते हैं, क्यों प्लान जरूरी है, इनके बारे में बताएगा। ठीक है। हालांकि टाइप्स ऑफ प्लान का एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले ही चैनल में डाल रखा है। अगर आपको वो डिटेल वीडियो देखना है तो उसकी लिंक जो है मैं कमेंट में पेस्ट कर दूंगा। आप डायरेक्टली टाइप्स ऑफ प्लान जो है डिटेल में वहां से समझ सकते हैं। इस वीडियो में टाइप्स ऑफ प्लान को उतना ज़्यादा डिटेल से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, आपको लिंक मेंशन कर दूंगा मैं कमेंट में, आप डायरेक्टली वहां पे जाके टाइप्स ऑफ प्लान को देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत चैप्टर है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? आप समझते हैं कि अगर आपको एक छोटा सा कहीं घूमने जाना होता है या एक छोटी सी ट्रिप भी होती है तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ चीज़ें सोचते हैं कि कितना पैसा लगेगा, कहाँ जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, कौन सा व्हीकल यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिप के लिए आप जब इतना सब कुछ सोचते हैं तो ये जो आप सोच रहे हैं इसी को कहते हैं प्लानिंग। सेम ऐसे ही बिजनेस ऑपरेट करते हैं। बिजनेस जो मैन होते हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो भी एज सच सेलर्स होते हैं, उनको भी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है। क्योंकि एक कहावत है, विदाउट प्लान इट इज़ ए बोट विदाउट ए रडर। दैट मीन्स अगर एक प्लान नहीं है दैट मीन्स एक कोई सही प्लान नहीं है तो बिना नाविक के नाव की तरह स्थिति हो जाएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। दैट मीन्स प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि एक अच्छे प्लान का ये मतलब नहीं है कि आपने एक बेहतरीन प्लान बना लिया तो 100% आपको अब सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए प्लान आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता, लेकिन एक ऐसा आउटलुक बना देता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क बना देता है जिसमें रहते हुए आप इफेक्टिवली परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक ब्रेक बेटा, 1 सेकेंड। अच्छा, तो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और उस फ्रेमवर्क में रहते हुए आप बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक है आपके पास वो टॉपिक है प्लानिंग। सबसे पहला प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? ठीक है, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय हुम इट शुड बी डन। ठीक है, दैट मीन्स जब भी आप प्लान कर रहे हैं तो आप एडवांस में सोचते हैं व्हाट इज टू बी डन, दैट मीन्स क्या करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे होना है, और whom is to be done, that means by whom it should be done, that means कौन इस चीज को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप प्लान कर रहे हैं तो हम what, how, whom इसका जवाब ढूंढते हैं। दैट मीन्स जो भी चीज परफॉर्म करनी है, दैट से मान लीजिए कि बिजनेस का ऑब्जेक्ट है कि बिजनेस 50,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, अब उसको इंक्रीज करके 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन में आना चाहता है। तो ये 1 लाख यूनिट जो है वो कैसे होगी, कब होगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, तो ये सारी चीजें जब आप एडवांस में, दैट मीन्स आप एक नियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? प्लानिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप स्टेप्स बनाइए तो स्टेप में आप कहीं पे यहाँ पे हैं और प्लानिंग जो है आपको यहाँ तक पहुँचाने का पूरा एक रोड मैप बता देती है। ठीक है, दैट मीन्स आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में एक हेल्प करती है कि आप कौन कौन सी ऐसी चीजें करें जिससे आप भविष्य में सारी चीजें जो है वो फुलफिल कर सके। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर आर वी स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ठीक है, हम कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच का जो भी गैप है वो कौन फुलफिल कर रहा है? प्लानिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स and formulating an action plan to achieve them. It is concerned with both ends, means that is what is to be done and how it is to be done. ठीक है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर प्लानिंग, दैट मीन्स नियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती है, और एंड और मीन, दैट मीन्स रिजल्ट और किस तरीके से वो होगा, इन दोनों के बारे में बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फीचर्स ऑफ
प्लानिंग। सबसे पहला फीचर है प्राइमरी फंक्शन, कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, परवेसिव, कंटिन्यूअस, फ्यूचरिस्टिक एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले जैसे आपको बताया कि आपको कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो घूमना जाना क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तब तक प्लान बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो हर बिजनेस में जैसे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव था 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करना, तो ये उसका क्या है ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए प्लानिंग जो है हमेशा ऑब्जेक्ट को कंट्रीब्यूट करती है। दैट मीन्स पहले आपको ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्लानिंग कर सकते हैं। बिना ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। After setting up the objective, planning decides the method, procedures, steps to be taken for the achievement of set objective. For example, if an organization has the objective of manufacturing 1500 washing machine and in 1 month only 80 washing machines are manufactured, then changes are made in the plan to achieve the final objective. ठीक है, दैट मीन्स आपको बताया कि 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो जो भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है वो पहले सेट होगा और उसके बाद प्लानिंग उसको कंट्रीब्यूट करेगी। दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स जो है, ऐसा फ्रेमवर्क जो है डिसाइड करेगी कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लें। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहा है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, जब भी मैनेजरियल फंक्शंस की बात आती है तो प्लानिंग हमेशा पहला फंक्शन आता है। बिना प्लानिंग के कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। जब आप प्लान करेंगे दैट मीन्स जब आप एक्चुअल में चीज़ों को एक फ्यूचर नियर फ्यूचर देखेंगे, क्योंकि प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है ऑब्जेक्ट देखने से। दैट मीन्स जब आप ऑब्जेक्ट सेट करेंगे उसके बाद वो फ्रेमवर्क बिल्ड करेंगे जिससे आपका वो ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। दैट मीन्स प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। हर मैनेजर जो है प्लानिंग से ही अपने मैनेजरल फंक्शन की शुरुआत करता है। क्यों? क्योंकि बिना प्लानिंग के कभी भी कुछ चीज़ अचीव नहीं होगी। No other functions can be executed by the manager without performing the planning functions because objectives are set up in planning and other functions depends on the objectives only. For example, in organizing function, managers assign authority and responsibility to the employee and level of authority and the responsibility depends upon the objectives of the company. Similarly, in staffing, the employee are appointed. The numbers and types of employee against depends on the objective of the company. So planning always proceed and remains at the number 1 as compared to the other function. ठीक है, तो चाहे आप ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, चाहे स्टाफिंग की बात करें, चाहे डायरेक्टिंग की बात करें, चाहे कंट्रोलिंग की बात करें, पांचों फंक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको स्टाफ भी सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको कैसा स्टाफ चाहिए, कितने स्टाफ चाहिए, दैट मीन्स आपको प्लान जरूरी है। आपको ऑर्गेनाइजेशन अपना स्ट्रक्चर बिल्डअप करना है तो कैसा स्ट्रक्चर बिल्डअप करना है। आपका एक्चुअल में आप एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी आप फंक्शन परफॉर्म कीजिए, सारे फंक्शन की शुरुआत आपको कहाँ से करनी पड़ेगी, प्लानिंग की। ठीक है, इसलिए प्लानिंग को क्या बोला जा रहा है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, प्लानिंग इज परवेसिव। आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, टॉप, मिडिल और लोअर। चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, दैट मीन चाहे सीईओ हो, चाहे फोरमैन हो, चाहे परचेज मैनेजर हो, सभी को प्लान जरूरी है। सभी प्लान्स आपको बनाते हुए दिखेंगे। प्लानिंग इज required at all levels of management. It is not a function restricted to top level managers only, but planning is done by managers at every level. Formation of major plan and framing of overall policies is the task of top level managers, whereas departmental managers form plan for their respective departments. Lower level managers make plans to support the overall objective and to carry on day to day एक्टिविटीज। ठीक है, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे सुपरवाइजरी हो, सभी अपने अपने प्लान बनाएंगे ही बनाएंगे। जो टॉप लेवल का प्लान होगा वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, जो मिडिल लेवल का प्लान होगा वो टॉप लेवल के प्लान को सपोर्ट करता हुआ होगा, और जो लोअर लेवल का प्लान होगा वो डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो चाहे कोई भी मैनेजर हो, किसी भी लेवल में हो, आपको प्लान बनाता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। फोर्थ है प्लानिंग
इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। ये आप समझ सकते हैं, प्लानिंग मीन्स बाय डिफॉल्ट फोरकास्टिंग, नियर फ्यूचर प्रोडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लानिंग इज ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। Planning is never done in the past. All the managers try to make prediction and assumption for future, and these prediction are made on the basis of past experience of the managers and with the regular and intelligent scanning of the general environment। ठीक है, तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक है, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, कभी भी पीछे जाके, दैट मीन्स भविष्य में आप कोई भी प्लान नहीं बना सकते। जो भी आप प्लान्स बनाएंगे वो हमेशा आप फ्यूचर को देखते हुए ही बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। एक बार कर दिया तो क्या प्लानिंग खत्म? नहीं, प्लानिंग एक टास्क जैसे ही फुलफिल हुआ, बिजनेस क्योंकि एक बार की तो एक्टिविटी नहीं है। एक बार आपने 10,000 यूनिट टारगेट किया तो जैसे ही 10,000 यूनिट बन गई तो नेक्स्ट 15,000 यूनिट को टारगेट करोगे। तो इसलिए बिजनेस में जो भी प्लान बनाए जाएंगे वो बिल्कुल आपको कंटिन्यूअस दिखाई देंगे। प्लानिंग इज ए नेवर एंडिंग or continuous process, because after making a plan also one has to be in touch with the changes in changing environment and in the selection of the one of the best way. So after making plans also planner keep making changes on the plan according to the requirement of the company. For example, if plan is to made during the boom period, during its execution there is a depression period, then planners have to make changes according to the condition prevailing। ठीक है, प्लान जो है एक बार की एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट आपने पढ़ा ही है, स्टैटिक नहीं है, चेंज होता रहता है। तो प्लान को भी उसी हिसाब से अडॉप्टेबल होना चाहिए, और जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे प्लानिंग भी आपकी चेंज होती चली जाएगी। इसलिए प्लानिंग को क्या बोला गया है? नेवर एंडिंग प्रोसेस, और इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। The planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select the most suitable alternative. We cannot imagine planning in the absence of choice, because in the planning function managers evaluate various alternatives। ठीक है, अब प्लान जब बनाया जाता है तो सिर्फ एक प्लान से तो काम नहीं होगा। आपने जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल से घर जाने का एक रास्ता आपका है, तो क्या अगर भीड़ ट्रैफिक जाम होगा तो भी उसी रास्ते जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। तो अगर ट्रैफिक जाम होगा तो फिर आप दूसरा रास्ता चुनेंगे, फिर वहां पे कुछ समस्या आएगी तो तीसरा रास्ता चुनेंगे। दैट मीन्स एक बार आपने प्लान बना लिया तो फिर उसके बाद आप क्या है, आपको सिलेक्शन करना होता है कि बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव कौन सी है, क्योंकि सिर्फ एक अल्टरनेटिव आपके दिमाग में या एक प्लान आपके दिमाग में नहीं होता है, बहुत सारे प्लान जो है साइमल्टेनियसली चलते हैं, और जब बहुत सारे प्लान बनते हैं उनमें से एक बेस्ट पॉसिबल प्लान को आप क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। तो जब बेस्ट पॉसिबल प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? डिसीजन मेकिंग। इसलिए कहा जा रहा है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इसको देख लेते हैं क्या क्या है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग एंड फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। इसको भी डिटेल में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये क्या है? प्लानिंग इज कंसर्न्ड विथ predetermined course of action. It provides direction to the effort of employees. Planning makes clear what employees have to do and how to do. By stating in advance how work has to be done, planning provides direction for action. Employees know in advance in which direction they have to work. This leads to unity of direction. Also, if there was no planning, employees would have to be working in different direction and organization would not be able to achieve its desired goal. सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ठीक है, अभी आपने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखा होगा। दैट मीन्स आपसे फेयोल कहते हैं कि सभी को एक ही डायरेक्शन में जाना है, सभी का ओवरऑल जो भी वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं या जो भी उनका एक्चुअल में एफर्ट लग रहा है वो सभी एक ही डायरेक्शन, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्टेड होना चाहिए। तो इसीलिए सभी एक ही दिशा में वर्क करें, तो उसके लिए डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? प्लानिंग। क्यों? क्योंकि प्लानिंग सब कुछ पहले से प्लान करता है, क्या होना है, कैसे होना है, कौन करेगा। दैट मीन्स अगर चाहे डिफरेंट लेवल्स में वर्क परफॉर्म हो रहा होगा तो भी वो प्लानिंग, अगर प्लानिंग के अकॉर्डेंस में हो रहा है तो सभी एक ही दिशा में बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला महत्व तो यही है कि प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि किसको किसकी दिशा में बढ़ते हुए चले जाना है। ठीक, नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको मालूम है बिजनेस इन्वायरमेंट आपने अभी पढ़ा, बिजनेस
अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, बिल्कुल कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, सब अनएक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए उस अनएक्सपेक्टेशन को कम करने के लिए या जो अनसर्टेनिटी से उनको कम करने के लिए प्लानिंग एक हेल्प, हालांकि पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि प्लानिंग जब हम कर रहे होते हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट को हम स्कैन करते हैं, और बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर पाएंगे तो नियर फ्यूचर में क्या होना है हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए प्लानिंग अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मेनी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे। Planning helps the managers to face uncertainty because planners try to foresee the future by making some assumption regarding the future। ठीक है, हमने बताया कि प्लानिंग जो है जब आप करते हैं तो आप जो भी बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको देखते हुए, दैट मीन्स नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एज सच जो भी अनसर्टेनिटीज है उसको आप कम कर सकते हैं। इसलिए क्या कह रहा है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड wasteful activities। The organizational plans are made keeping in mind the requirement of all the department. The departmental plans are derived from main organizational plan. As a result, there will be coordination in different departments। ठीक है, coordination, सारे departments, unity of direction, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं अलग अलग परफॉर्म करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का अलग से उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसका अपना अलग प्लान होता है, परचेज डिपार्टमेंट का अलग, स्टोर डिपार्टमेंट का अलग। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि इनका डिपार्टमेंटल प्लान्स क्या होते हैं, सब डिफर करते हैं, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो प्लान भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो उन अलग अलग प्लान को कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान होता है वो पूरे तरीके से एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश कर देता है कि इसके अंदर ही चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो इसके अंदर ही रहते हुए भाई परफॉर्म करना है। अगर इसके बाहर जाके आप कुछ भी स्कोप से बाहर जाके परफॉर्म करेंगे तो वो फिर बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए प्लानिंग जो है एज सच आपको ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करने का काम करती है। अगर प्लान नहीं होगा, दैट मीन्स मान लीजिए मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, 3 लोग हैं और कोई प्लान नहीं है, तो मिस्टर ए भी वही काम करने के लिए गए हैं, मिस्टर बी भी वही काम करने के लिए गए हैं और मिस्टर सी भी वही काम करने के लिए गए हैं। तो इसीलिए वेस्टफुल एक्टिविटीज आपको ज़्यादा दिख सकती हैं। इसीलिए प्लानिंग अगर आपने किया हुआ है, दैट मीन्स आपने पहले से लोगों को क्या करना है और काम बांटा हुआ है, तो अननेसेसरी वेस्टफुल रिसोर्सेस या अननेसेसरी जो भी आपकी ओवरलैपिंग होती है वो होने के चांसेस कम से कम होंगे। इसलिए प्लानिंग जो है आपको एक ऐसा एक फ्रेमवर्क बना देती है जिसमें सबका काम पहले से निर्धारित है, कहीं पे भी आपको ओवरलैपिंग होती हुई नहीं दिखाई देगी। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ठीक, प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड it is an intellectual process, so there is a great scope for finding better ideas, better methods and procedures to perform a particular job. Planning process forces managers to think differently and assume the future conditions, so it makes the manager innovative and creative। ठीक है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, दैट मीन्स जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ तो आपको मालूम है ये कुछ हाथ पैर से करने वाला या एक्चुअल में मशीन चलाने वाला सच ये तो कोई प्रोसेस है नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व होता है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, और जब आप इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ब्रेन का यूज कर रहे हैं, तो आपको इनोवेटिव आइडिया मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आपको नए मेथड्स, नए तरीके, सब कुछ। तो जब भी आप प्लान करते हैं तो आप क्योंकि दिमाग यूज कर रहे हैं तो आपको काम करने के नए तरीके, नए मेथड, इनोवेशन ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण आपका बिजनेस जो है वो प्रमोट होगा। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर्स टू मेक वेरियस डिसीजन as in planning goals are set in advance and predictions are made for future. These predictions and goals help the managers to make fast decision। ठीक है, प्लानिंग जो भी की जा रही है चाहे टॉप लेवल के द्वारा चाहे मिडिल लेवल के द्वारा, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्कैन करते हुए, देखते हुए, समझते हुए की जा रही है। तो जब भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हुए हम प्लान बनाते हैं तो ऐसा जैसे ही वो कंडीशन आती है हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं। बिजनेस में डिसीजन क्विक है तो आप जो भी कंपटीटर्स हैं उसके सामने बहुत आसानी से जो है अपने आप को डील कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा जो भी प्लान आप कर रहे हैं उसमें आपको डिसीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और टाइम कब लगेगा, जब आपके पास पहले से कोई एक प्री प्लान जो है वो ना बना हो। तो इसीलिए
पॉलिसीज आ गई। अभी आप जब हायर स्टडीज करेंगे वहाँ पे पॉलिसी पढ़ेंगे, एक कहती है प्रोएक्टिव पॉलिसी। तो उसी प्रोएक्टिव पॉलिसी की बात कर रहा है कि अगर आप प्रोएक्टिव है, दैट मीन्स सिचुएशन नियर फ्यूचर में सिचुएशन आने से पहले ही आप एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, आप प्रोएक्टिव हैं, तो फिर आप जो भी चेंजेस आने हैं उस सिचुएशन में आप क्विक डिसीजन ले पाएंगे, जिसके कारण आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। Controlling means comparison between planned and actual performance. As there be variation between both them, then find out the reasons for such derivation and take measures match actual performance with the planned performance. But in case there is no planned output, then the controlling managers will have no base to compare whether the actual output is adequate or not. ठीक है, ठीक है। अब प्लानिंग जो है वो क्या कर रही है, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, हमने प्लान बनाया कि 10,000 यूनिट है बनाना है, तो 10,000 यूनिट हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अब हमने बनाई 9,000 यूनिट, दैट मीन्स जैसे ही हमने 9,000 यूनिट बनाई तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये 1,000 यूनिट का डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स प्लानिंग जो है वो आपको एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है, जो कि आप फर्दर जो है आगे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है वहाँ तक अपने प्लान्स को आप पहुँचा सकते हो, जिसके कारण आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो पूरा 100% पूरा हो जाए। ठीक है, तो आप प्लान जब बना रहे हो, दैट मीन जैसे आपने प्लान बनाया, ऑब्जेक्टिव सेट किया 100 यूनिट्स का और आप 100 यूनिट्स नहीं बना पा रहे हो, आप 80 यूनिट्स बना पा रहे हो, दैट मीन्स आप कंपेयर कर सकते हो एक्चुअल और स्टैंडर्ड। दैट मीन्स प्लानिंग जो है आपको कंट्रोलिंग में भी हेल्प कर रही है। फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। Planning function begins with the setting up of objective, policies, procedure, methods and rules etc. which are made in planning to achieve these objectives. ठीक है, तो बिजनेस में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी प्लान बनाए जा रहे हैं वो 100% बिजनेस के ऑब्जेक्टिव फोकस्ड हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो 100% अटेंशन जो होगा उसका वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की तरफ ही होगा। तो जो भी आप प्लान बनाते हैं वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल करने के लिए बनाते हैं। अब क्या है, लिमिटेशन है, हर चीज़ के प्लस प्लस तो नहीं होते, कुछ माइनस भी होते हैं। तो देखते हैं कि प्लान से कि क्या नेगेटिव्स हैं। सबसे पहला, प्लानिंग नीड्स टू रिजिडिटी। दैट मीन्स आपने एक बार प्लान बना दिया, अब आप उधर से टस से मस नहीं हो सकते। आपने 10,000 यूनिट टारगेट कर दी, तो अब वो 10,000 यूनिट से आप 11 नहीं जा सकते, 12 नहीं जा सकते। दैट मीन्स प्लानिंग जो है आपको एक तरीके से रिजिड कर देती है। वंस प्लान आर मेड to decide the future course of action, the managers may not be in position to change them. Following pre-decided plans, whether circumstances are changed, may not bring positive results for organization. This kind of rigidity plans may create difficulty. ठीक है, प्लान के साथ दिक्कत यही है कि प्लान है तो बड़ा अच्छा, लेकिन आपने जब प्लान बनाया तब कुछ सिचुएशन अलग थी और जैसे ही एग्जीक्यूशन का समय सिचुएशन बदल गई, तब आप उस पोजीशन में नहीं होते कि आप बार बार प्लान बदल सके। आपको फिर उसी प्लान के साथ चलना है और अगर आप नहीं बदलते हैं तो फिर आपके पास 100% जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट के चांसेस नहीं है। तो इसलिए प्लानिंग की सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि प्लानिंग जो है थोड़ा सा आपको रिजिड कर देती है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट सब कुछ चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, तो जहां पे बहुत चीजें कंटिन्यूसली, आईटी सेक्टर में प्लान्स काम नहीं करते, फैशन इंडस्ट्री में प्लान्स काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डायनेमिक इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजिंग चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे आपके प्लान जो हैं वो बिल्कुल अलग होंगे। तो इसीलिए जब भी डायनेमिक इन्वायरमेंट की बात आती है वहाँ पे प्लान्स थोड़े से वीक आपको होते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट इज very dynamic and there are continuous changes taking place in economic, political and legal environment. It becomes very difficult to forecast the future changes. Plans may fail in the change if the changes are very frequent. ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस हो रहे हैं तो प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो प्रिडिक्ट कर पाएँ। प्लान reduces creativity. With the planning, the managers of the organization start working rigidly and they become blind followers of the plan only. The managers do not take any initiative to make changes in the plan according to the changes prevailing in the business environment. ठीक है, अब एक बार प्लान बना दिया टॉप मैनेजमेंट में, तो टॉप मैनेजमेंट बना दिया तो मिडिल के पास अगर कुछ आइडिया भी है तो वो उस आइडिया को नहीं देगा, कोई इनिशिएशन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो भी करना है वो प्लान के हिसाब से करना है। प्लान अब उसका बॉस हो चुका है, प्लान उसको रेगुलेट करता है, प्लान उसको गाइड करता है, तो सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। तो इसीलिए प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी, दैट मीन्स जो भी इंडिविजुअल, जो भी ऐसे सबऑर्डिनेट मैनेजर्स हैं जिनके पास ऐसे आइडियाज हो सकते हैं जिसके कारण बिजनेस प्रमोट हो सके, वो यहाँ पे प्रमोट होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि अब आपके पास एक पहले से बना हुआ प्लान है और उसी अकॉर्डेंस में आपको काम करना है। और क्या लिमिटेशन है उसको देखते हैं।
नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। बड़े बड़े रिलायंस, टाटा, अंबानी, इनके लिए बहुत ईजी है प्लान कर पाना, लेकिन अगर छोटा कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए प्लानिंग, क्योंकि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है और बड़े बड़े आपको एज सच इंटेलेक्ट्स चाहिए जो कि आपके प्लान्स फॉर्मुलेट करें, तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। द प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स lot of cost because it is an intellectual process and companies need to hire professional expert to carry on this process. Along with the salary of this expert, company has to spend a lot of time and money to collect accurate facts and figures, so it is a cost consuming process, ठीक है। प्लानिंग के साथ जो हम प्लान कर रहे हैं उसमें जितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, कभी कभी उसका कितना बेनिफिट मिलेगा ये भी आपको गारंटी नहीं रहती। इसीलिए प्लानिंग जो है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। इसलिए प्लानिंग के साथ समस्या ये भी है कि इट इज़ ए कॉस्टली एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग में हम कुछ कर तो नहीं है एक्चुअल में, ना तो प्रोडक्शन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, हम बस बैठ के सोचे जा रहे हैं। तो इसलिए प्लानिंग को क्या बोल रहा है? प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट प्लान। अच्छा, सिर्फ अल्टरनेटिव नहीं है, हमको प्लान बनाने के लिए बहुत सारी फिगर्स आपको डिराइव करनी पड़ेगी, बहुत सारा आपको डेटा चाहिए होगा, उस डेटा के बेसिस पे आप प्लान बना सकते हैं। तो इसीलिए क्या बोल रहा है? प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम for selection and application of a plan. It is needed in developing a planning premises, so because of this the action gets delayed, and whenever there is a need for prompt and immediate decision, there will be have to avoid the planning, ठीक है। जहां आपको तुरंत डिसीजन लेना है वहां पे आप प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आग लग गई तो आप प्लानिंग करिए कि इस आग को बुझाने के लिए हम यहाँ पे फ़ोन करें कि वहाँ पे फ़ोन करें कि हम किस मैनेजर को बुलाएं। आग लग गई है भाई, अगर आप मैनेजर्स को ऐसा प्लानिंग करेंगे, इमीडिएट सिचुएशन है, तो वहाँ पे आप प्लानिंग नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो इसलिए प्लानिंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जहाँ पे इमीडिएट आपको स्टेप्स लेने हैं वहाँ पे आपको प्लान की ज़रूरत नहीं है। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग is something managers have a false sense of security that plans have to work successfully in past, so these will be working in the future also. There is a tendency for managers to rely on pre-tested plan. It is not true that if a plan has worked successfully in past it will be bring success in future also, ठीक है। प्लानिंग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कभी भी आपके सक्सेस की गारंटी नहीं है, और अगर फ्यूचर में प्लान जो है वो सक्सेस हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे आने वाले प्लान भी सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, और प्लान अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट को देखते हुए नहीं बना है, उसको अप्रोच करते हुए नहीं बना है, तो हो सकता है कि प्रीवियस में आपके प्लान सक्सेसफुल हुए हों और आगे ना हो, ठीक है। इसलिए प्लानिंग जो है वो सक्सेस की गारंटी नहीं लेता। लास्ट है लैक ऑफ एक्यूरेसी। In planning, we are always thinking in advance, and planning is concerned with the future only. And the future is always uncertain. In planning, many assumptions are made to decide about the future course of action, but these assumptions are not 100% accurate. And if these assumptions do not hold true in the present situation or in the future conditions, then the whole planning will fail. For example, if in the plan it is assumed that there will be 5% inflation rate, and in future conditions the inflation rate become 10%, then the whole plan will fail, ठीक है। तो प्लानिंग में क्योंकि हम सब कुछ फ्यूचर में प्रेडिक्ट करने की बात कर रहे हैं, सब कुछ फ्यूचर है, तो फ्यूचर तो खुद में अनसर्टेन है, और अनसर्टेन फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक्यूरेसी की यहाँ पे गारंटी नहीं है। एग्जांपल दिया है, 5% इन्फ्लेशन को हमने गेस किया था, 10% हो गया, प्लान फेल। नेक्स्ट, कंक्लूड क्या कर सकते हैं? क्या ये जो लिमिटेशन है, तो क्या हमको प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? नहीं, हमको प्लानिंग बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हमको जो भी एसेट्स, जो भी पॉसिबल प्रीमाइसेस है वो डेवलप करने चाहिए और सही प्लान सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये समझते हुए सेलेक्ट करना चाहिए कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ठीक है। इसको देखते हैं। द अबव पॉइंट शोज दैट प्लानिंग इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट सफर्स फ्रॉम मेनी लिमिटेशंस, बट इट डज नॉट मीन दैट managers should not perform planning functions, rather they should perform planning functions keeping in mind the limitations of planning and then try to cover these limitations, ठीक है। तो प्लान बना दिया और आंख बंद करके सो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो है वो सक्सेस की गारंटी नहीं लेता है। इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने प्लान्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं। आपको समझना है कि ये सारी लिमिटेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब
प्लानिंग के प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, प्लानिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। ठीक है, ये सारे आपके क्या है प्लानिंग प्रोसेस। इसको भी डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी आप प्लान बना रहे हैं तो आपको ये सारी प्रोसेस जो है करनी पड़ती हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले क्या है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप समझते हैं आपका एंड रिजल्ट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस टू सेट अप एन ऑब्जेक्टिव। ये आपने स्टार्टिंग में ही समझा कि आप प्लान बना रहे हैं तो उसके पहले आपको कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के प्लान पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है प्लानिंग में, आपको एक ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है। द मैनेजर सेट अप वेरी क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी कीपिंग माइंड द गोल्स ऑफ कंपनी एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे तो गोल देखना है और फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ध्यान में रखना है, फिर ही आपका अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है, फिर ही आपको अपना प्लान बनाना है। मैनेजर प्रेफर टू सेट अप गोल्स व्हिच कैन बी अचीव्ड क्विकली एंड इन स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम। आफ्टर सेटिंग अप द गोल, द क्लियरली डिफाइंड गोल्स आर communicated to all the employees. Objectives serve as a guide for overall business planning. They are usually set up by top management of the organization. ठीक है, तो प्लानिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है ऑब्जेक्टिव सेटअप करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका एंड रिजल्ट। और एंड रिजल्ट कभी भी वेग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ने में बहुत वीक होंगे और उन्होंने ऑब्जेक्ट सेट कर लिया 97%, तो 97% कभी अचीव नहीं होगा। इसीलिए वेग ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी कैपेबिलिटी, दैट मीन्स आपके अपने फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखते हुए ही आपको अपना ऑब्जेक्ट सेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। Premises refers to making assumptions regarding future. Premises are the base on which plans are made. It is a kind of forecast made keeping in view existing plans and any past information about the various policies. There should be total agreement on all the assumptions. The assumptions are made based on forecasting. Forecasting is the technique of gathering information. Common forecasts are made to find out the demand for a product, चेंजेस इन गवर्नमेंट एंड कंप्यूटर पॉलिसी, टैक्स रेट एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ठीक है, प्रीमाइस दैट मींस एक एजम्पशन करना। आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या एजम्पशंस लेने पड़ेंगे, क्या क्या आप करेंगे जिसके कारण जो है आप अपने ऑब्जेक्टिव को एंड रिजल्ट को बेटर आप अचीव कर सकते हैं। दैट मीन्स सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे बिजनेस के लिए प्रीमाइसेस को डेवलप करेंगे, दैट मीन्स एजम्पशन करेंगे जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाएं। थर्ड क्या है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव द मैनेजर्स make a list of alternative through which the organization can achieve its objective, as there can be many ways to achieve the objectives and managers must know all the ways to reach the objectives. For example, by adding more lines of product, by offering discounts, by increased expenditure on advertisement, by appointing salesmen for door to door sales. So managers list out all the alternatives. ठीक है, अच्छा अब आपने टारगेट सेट कर लिया कि आपको 10% सेल्स बढ़ाना है, तो 10% सेल्स बढ़ाने के लिए आप क्या करें, नए प्रोडक्ट आप लेके आएं, ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएं, उसके अलावा डोर टू डोर सेल्स का, दैट मीन्स पर्सनल सेलिंग करें। दैट मीन्स जितने भी अल्टरनेटिव पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं आपने एजम्पशन किया, एजम्पशन करने के बाद सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिस्ट किया। दैट मीन्स मैनेजर्स जो करते हैं, अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए क्या क्या पॉसिबल जो है अप्रोचेस हो सकते हैं उसको क्या करते हैं लिस्ट। तो इसीलिए उस लिस्ट को बनाने को क्या कहते हैं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। दैट मीन्स आप क्या करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेट करेंगे, एजम्पशन बनाएंगे, एजम्पशन बनाने के बाद लिस्ट बनाएंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट आपने सेट किया है पहले स्टेप पे उसको आप किन किन तरीकों से अचीव कर सकते हैं। जैसे आपका ऑब्जेक्ट है 97% अचीव करना, तो अब आप लिस्ट बनाइए कि उस 97% को अचीव करने के लिए आपको अकाउंट्स में कितने मार्क्स चाहिए, इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो आप डिफरेंट जो भी अप्रोचेस हैं उसको आप लिस्ट कर दीजिए, उसको क्या बोलते हैं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अभी आपने जो भी स्टेप्स बनाए थे, जो भी आपने लिस्ट बनाया था कि आप डोर टू डोर सेल्स करेंगे, आप पर्सनल सेलिंग करेंगे, आप डिफरेंट लाइन में जाएंगे, आप डिस्काउंट देंगे, जो भी आपने सेलेक्ट किया था, अब उनमें से आप क्या करेंगे उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव अलोंग विद द assumptions सपोर्टिंग देम, द मैनेजर स्टार्ट्स इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव एंड नोट्स डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। आफ्टर दिस द मैनेजर स्टार्ट्स एलिमिनेटिंग द अल्टरनेटिव विद मोर नेगेटिव एस्पेक्ट एंड सेलेक्ट विद द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो भी मैनेजर होगा
वो जो भी आपने लिस्ट बनाई उसमें से उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखेगा, और जिसमें ज़्यादा नेगेटिव्स दिखते जाएंगे उसको वो छोड़ता जाएगा, और लास्ट में वो उसको क्या करेगा, उन कुछ चुनिंदा प्लान को जो है या उन स्टेप्स को जो है वो सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा जिसमें सबसे कम नेगेटिव हो। अच्छा, आपने इवैल्यूएट कर लिया, देख लिया कि आपने कौन कौन से स्टेप थे आपके करने थे, वो सारे स्टेप आपने देख लिए। उसके बाद जो भी आपने नेगेटिव सबको जो भी सबसे कम मतलब जिसमें सबसे कम नेगेटिव थे और सबसे ज्यादा पॉजिटिव थे उसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। सेलेक्टिंग, इसलिए पांचवा स्टेप क्या है, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड बट एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव कैन आल्सो बी सेलेक्टेड। ठीक है, कोई एज सच कोई न्यूमेरिकल कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि ये आपने फॉर्मूला लगाया और ये बेस्ट अल्टरनेटिव है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपके मैनेजर्स होते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल अप्रोच के थ्रू जो भी उनको सबसे कम नेगेटिव और सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाला दिखता है उसको वो सिलेक्ट करते हैं, और कभी कभी सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा मिला के कुछ अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्स बढ़ाना है तो 2% डिस्काउंट भी दे देंगे और डोर टू डोर सेल्स भी करा देंगे, जैसे 10%। ठीक है, तो किसी एक नहीं, कुछ कॉम्बिनेशन को या किसी एक को भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पांचवें स्टेप में जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर जिस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया होगा उसको बिजनेस में इंप्लीमेंट कर देंगे। द मैनेजर्स प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन एंड सपोर्टिव प्लान्स on paper, but there is no use for plans unless and until they are put in action. For implementing the plans or putting the plans into action, the manager starts communicating the plans to all the employees very clearly. After communicating the plans to employees and taking their support, the manager starts allocating their resources according to the specification of the plans. For example, if the plan is to increase sales, increase the expenditure on the advertisement, then put in the action, the managers must allot more funds to the advertisement department, selected better media. ठीक है, अब आपने जो भी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको सेल्स बढ़ाने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट का सोर्स लिया, एडवर्टाइजमेंट का जो भी आपने अल्टरनेटिव था उसको सेलेक्ट किया, तो अब सिर्फ सेलेक्ट कर देने से प्लान सक्सेस नहीं होगा। अब जो भी रिसोर्सेज होंगे उसको आपको चैनलाइज करना पड़ेगा कि जो भी अल्टीमेटली आपने प्लान बनाया है उसको सक्सेसफुली आप इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि आपने सेलेक्ट किया कि अब आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है वो एक्सपेंडिचर जो है बजट जो है वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को देने की बात कर दी। दैट मीन्स अब आप क्या करेंगे, कुछ एक एक्शन प्लान बनाएंगे, दैट मीन्स उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे जिसके कारण जो भी सक्सेस है वो आपकी अचीव हो। लास्ट जो है फॉलो अप एक्शन। Planning is a continuous process, so the manager's job does not get simply by putting the plan into action. The managers monitor the plan carefully while it is implemented. The monitoring of a plan is very important because it helps to verify whether the conditions and predictions assumed in the plan are holding in the present situation or not. ठीक है, अब प्लान सेलेक्ट कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, काम खत्म नहीं, क्योंकि प्लानिंग जो है बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हुए बनती है, और बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, तो उस चेंज के अकॉर्डेंस में आपको भी चेंज करने पड़ेंगे, और वो चेंज को करने को क्या कहते हैं, फॉलो अप एक्शन। दैट मीन्स जब भी आप प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं उसके बाद बार प्लान का फीडबैक लेते रहें कि एक्चुअल में जो आप चाह रहे हैं रिजल्ट आपका अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर कहीं पे आपको डिफिकल्टी दिखती है तो आप उसके अकॉर्डिंग में प्लान को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्लानिंग प्रोसेस समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आते हैं प्लान। प्लान क्या होता है? प्लान इज ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर going to be met. It is a specific action proposed to help the organization achieving its objective. ठीक है, there are two types of plan, single use plan and standing plans. इसको हमने डिटेल में वहाँ वीडियो में कवर किया है, वहाँ से भी अपन रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लान क्या है? प्लान एक डिटेल्ड आउटलाइन है। दैट मीन्स आप जो भी एक्चुअल में अचीव करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव, उसको कैसे अचीव करेंगे, कौन अचीव करेगा, जब उसका पूरा एक डिटेल्ड आप प्रोफॉर्मा, दैट मीन्स एक आप फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसका डिटेल्ड प्लान, दैट मीन्स आप सब कुछ डिटेल में लिखते हैं, उसमें आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं, पॉलिसी डिफाइन करते हैं। जब सब कुछ आप डिफाइन कर देते हैं, सब कुछ, तो एक डिटेल्ड उस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को आप क्या बोलते हैं?
प्लान। एक डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। आपको ऐसा प्लान जो है हवा में कुछ भी ऐसा बोलते हुए नहीं दिखाई देगा, वो एक डॉक्यूमेंटेड जो है आउटलाइंस है, जो कि आपके गोल्स को कैसे आप मीट करोगे इसके बारे में उसमें लिखा हुआ होगा। दैट मीन्स एक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, अब दो टाइप के प्लान है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान ऐसे प्लान जिसको एक बार आपने अप्लाई किया और उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, जैसे बजट, आपने 10,000 यूनिट बनाने का एक बजट होगा, जैसे 10,000 यूनिट बन गई वो उसका बजट जो है वो खत्म, उसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लान बनाओगे उसके लिए आपको अलग से बजट बनाना पड़ेगा। तो सिंगल यूज प्लान दैट मीन जो एक बार। दूसरा स्टैंडिंग प्लान, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, जैसे कि सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव ना तो सिंगल यूज है ना तो स्टैंडिंग है। जैसे कि आपने प्रोसीजर है, आपका मेथड है, आपकी पॉलिसी है, ये कैसा है, ये आपका स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, तो आपके पास बुक में दो टाइप के प्लान है, एक सिंगल यूज प्लान, दूसरा स्टैंडिंग प्लान। और कुछ ऐसे प्लान्स भी होते हैं जो कि ना कि सिंगल यूज होते हैं ना ही स्टैंडिंग होते हैं। ठीक है, सिंगल यूज प्लान के फीचर्स क्या हैं? सिंगल यूज प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस, prepared to meet the demand for a specific situation. These are discarded when the situation is over. Every time a new plan is prepared. Standing plan are recurring plan used for an indefinite period. These are stable in nature. These plans act as guidelines for smooth functioning of the organization. Example: policy, procedure, rules, method, etc. Strategies are एंड ऑब्जेक्टिव्स आर टाइप्स ऑफ प्लान विच आर नॉट क्लासिफाइड एज सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव जो है वो ना तो सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंगल यूज प्लान एक बार यूज होना और स्टैंडिंग प्लान बार बार यूज होना। दैट मीन्स कंटिन्यूसली वो आपको बिजनेस में यूज होता हुआ ही दिखेगा। बिजनेस में जैसे मान लीजिए एक रूल है कि बिजनेस प्रेमाइसेस में आप स्मोक नहीं कर सकते, तो ये बार बार थोड़ा ना लोगों को बताना पड़ेगा। एक बार आपने बता दिया कि भाई यहाँ पे स्मोकिंग जो है प्रोहिबिटेड है, तो वो जब तक बिजनेस एग्जिस्टेंस में है तब तक वो स्मोकिंग प्रोहिबिटेड ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, सिंगल यूज प्लान आर यूज्ड ओनली वंस। ठीक है, ये अगेन एंड अगेन। इसके बाद सिंगल यूज प्लान डेवलप्ड फॉर वन टाइम और स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज फॉर रेगुलर एक्टिविटीज। ठीक है, ये वन टाइम है और ये रेगुलरली यूज के लिए है। ठीक है, इट इज डिस्कार्डेड आफ्टर यूज, और ये डिस्कार्डेड नहीं होता, ये अगेन एंड अगेन जो है आपको यूज होता हुआ दिखाई देगा। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बजट, प्रोग्राम, ये जो है सिंगल यूज प्लान है, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स ये क्या है, स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान। आपके पास 8 टाइप्स ऑफ प्लान है बुक में। सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी। इसके लिए आपने पढ़ लिया, ना तो ये सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग है। नेक्स्ट, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, ये क्या है आपके पास, स्टैंडिंग प्लान है। और इसके बाद प्रोग्राम एंड बजट, ये क्या है, सिंगल यूज प्लान है। ठीक है, तो आपके पास 2 प्लान है जो ना तो सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग है, बाकी आपके पास 4 प्लान है जो स्टैंडिंग है और 2 प्लान है जो आपके पास सिंगल यूज है। इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला, अच्छा ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे यहाँ पे, बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि इसका डिटेल्ड वीडियो एक तो आपके पास बना हुआ है। सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव आर द एंड पॉइंट्स विच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस दैट मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव विद इन ए गिवन टाइम पीरियड। एग्जाम्पल, इंक्रीज सेल्स बाय 10%। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है और दैट मीन्स क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्टिकुलर जो आपका बुक में दैट मीन्स स्पेसिफिक आपके कोर्स में है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको अभी समझना है कि जो भी क्वांटिटेटिव टर्म्स में दिया हो, दैट मीन्स 20% अगर क्वेश्चन में दिया 20% सेल्स बढ़ा देना, दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। ठीक है, तो एंड रिजल्ट जो भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस आपको होता हुआ दिखाई दे किसी भी क्वेश्चन में, केस स्टडी में आपको दिख रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव। फीचर्स क्या है, serves as guides for overall business planning. All activities are guided towards objective. These are usually set up by top management. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ओवरऑल बिजनेस के प्लानिंग को गाइड करता है। जो भी बिजनेस प्लान बनाया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव को देखता हुआ बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा कि ये जो भी ऑब्जेक्टिव है, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उसी के ऑब्जेक्टिव के आसपास ही घूमती हैं। और दूसरा, ऑब्जेक्टिव हमेशा डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी, ये भी ना तो सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग है। इसके लिए एक शब्द याद रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। स्ट्रेटेजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। The dimensions of strategies are determining long-term objectives, adopting a particular course of action, allocating resources for achieving the objective. Example, choice of advertising media, sales promotion techniques, which channels of distribution to be used, who are customers, what are the demand. ठीक है,
कॉम्प्रिहेंसिव दैट मीन्स डिटेल्ड, जब भी आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो भी आप डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं, जैसे आपको सेल्स बढ़ाना है 5% मीडिया से और आपने डिसाइड किया है कि आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बनाएंगे तो किस मीडिया से, कैसे करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे, कितना बजट लगेगा, जब सब कुछ डिटेल में आप डिस्कस कर लें, लिख लें, एक पेपर में डॉक्यूमेंट कर दें, तो वो क्या होती है, स्ट्रेटेजी। फीचर्स क्या क्या है, इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस एंड प्रोवाइड्स एन आउटलाइन ऑफ द बिजनेस, स्ट्रेटेजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजी डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। अच्छा, दूसरी बात और याद रखना है, स्ट्रेटेजी के साथ ये बिजनेस एनवायरनमेंट शब्द भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटेजी जब भी बनाई जाती है तो बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए ही बनाई जाती है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच इज मेड आफ्टर स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। होप सो इतना समझ में आया होगा, ज़्यादा डिटेल नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, इसका डिटेल्ड वीडियो आपके पास मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा इसका लिंक। नेक्स्ट, पॉलिसीज। द पॉलिसीज इज जनरल गाइडलाइंस दैट गाइड्स थिंकिंग और channelize energy towards a particular direction. It brings uniformity in decision making and action for the interpretation of strategy. Example, the admission policy of an educational student, recruitment policy, प्राइसिंग पॉलिसी, कंपनी विथ इन द ऑब्जेक्टिव आर सेट, आर डिसीजन आर मेड, ठीक है। पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज जो है एक ऐसी जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, जैसे कि प्राइसिंग पॉलिसी, डिस्काउंटिंग पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसी, ठीक है। जैसे मालूम होगा कि किसी कॉलेजेस में 75% के नीचे एडमिशन नहीं होता, ये उनकी क्या है, पॉलिसी है और ये स्टैंडिंग प्लान है। एक बार पॉलिसी बन गई तो जनरली बार बार वो साल में साल चेंज नहीं होती। अगर एडमिशन की पॉलिसी है कि 75% में अटेंडेंस मिलती है, एडमिशन मिलता है, तो वो 75% काफ़ी लंबे समय तक रहेगा और बहुत बाद में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, दैट मीन्स ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है और ये आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उसको, उसमें जो भी डिसीजन इन्वॉल्व हैं उसको, डिसीजंस को सेलेक्ट करने में, उसको करने में हेल्प करती आपको दिखाई देंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स गाइड्स मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी, इट डिफाइंस ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच ए मैनेजर्स में फंक्शन, ठीक है। तो ये शब्द आपको जरूर याद रखने हैं क्योंकि ये शब्द के थ्रू ही आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में लिखा है कि डैश इज ए प्लान विच गाइड्स मैनेजर टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये पॉलिसी की बात कर रहा है क्योंकि पॉलिसी हमेशा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। बाय डिफॉल्ट ये याद रखना है कि जनरल गाइडलाइंस है जो कि डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है या सारी एनर्जी को चैनलाइज करती है। ये जो भी शब्द है यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज़ मगअप करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, फोर्थ है प्रोसीजर, स्टैंडिंग प्लान। प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल ए फ्यूचर कंडीशंस। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉयज इन डिफरेंट सिचुएशन मस्ट बी predetermined. For example, the procedure for admission particular school, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जब भी आपको देगा क्वेश्चन में तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए बताएगा कि ये किया, फिर उसके बाद ये किया, फिर उसके बाद ये किया। दैट मीन्स जहाँ पे भी आपको स्टेप्स बताने लगे जिससे कि जो भी गाइड करे, ये भी गाइड कर रहा है एम्प्लॉयज़ को कि कैसे कौन कौन से स्टेप लेंगे तब हम इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो टास्क परफॉर्मेंस के लिए जब भी स्टेप बताएगा तो वो किसकी बात कर रहा होगा, प्रोसीजर्स की। इसका फीचर्स क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज जनरली मेंट फॉर इंसाइडर्स ओनली आर मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, स्टेप्स बता रहा होगा, इनसाइडर के लिए है, बिजनेस के अपने यूज के लिए है और हमेशा आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिखाई देगा कि दैट मीन्स ये करना, फिर उसके बाद ये करना, फिर उसके बाद ये करना, ठीक है। आपको सीक्वेंस में ही ये दिखाई देगी। नेक्स्ट, मेथड्स। मेथड्स क्या है, ये स्टैंडिंग प्लान है। मेथड्स कैन बी डिफाइंड एज ए फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ doing routine or repetitive jobs. Selection of the right method save times, money and effort and increase efficiency. It deals with a task consisting of one step in procedure. ये important बात है। And specify how this step to be performed. For example, for valuation or depreciation, whether it is SLM or WDV method, ठीक है। अब method क्या है, जो भी आपने प्रोसीजर में स्टेप्स देखे हैं उस किसी एक स्टेप को कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। मेथड और प्रोसीजर में सिर्फ यही अंतर है कि प्रोसीजर जो है वो आपको स्टेप्स स्पेसिफाई करता है कि ये स्टेप्स होंगे, दैट मीन्स ये आपकी प्रोसीजर है। जैसे एडमिशन के लिए पहले एडमिशन फॉर्म लेना पड़ेगा, एडमिशन फॉर्म लेने के बाद फिर जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर जो है आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, पे करने के बाद फिर जो भी आपका एडमिशन प्रोसीजर है, दैट मीन्स वो स्टेप्स बताता है। और पे करने के लिए पर्टिकुलर आप डेबिट कार्ड से
पे कर सकते हैं, कैश में पे कर सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, पर्टिकुलर उस स्टेप का मेथड है, ठीक है। तो जब आपको एक स्टेप का, दैट मीन्स आपको जब डिफरेंट स्टेप्स बताएगा तो वो आपका प्रोसीजर होगा, और जब उसी प्रोसीजर के किसी एक स्टेप को एक्सप्लेन करेगा, उसके लिए कुछ आपको तरीका बताएगा, तो वो क्या होगा, मेथड, ठीक है। मेथड्स वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, कलेक्शन ऑफ द right method saves times and money and increase efficiency, standardized way in which a task has to be performed, ठीक है। तो मेथड जो है टास्क टू टास्क डिफर करते हैं, जो भी पर्टिकुलर स्टेप होगा, प्रोसीजर में बहुत सारे स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो हर स्टेप के लिए अपना एक अलग अलग मेथड होगा। नेक्स्ट, rules. A rule is a specific statement that specifies clearly what is to be done and not to be done. It is a guide to behavior. A rule does not allow for any flexibility and discretion और प्रेस्क्राइब्स ए पेनल्टी फॉर वायलेंस, ठीक है। दैट मीन्स जब भी आपको यस और नो की बात करे, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये क्या होता है, रूल होता है। ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, इसका जरा सा भी आपने ब्रीच किया, दैट मीन्स रूल आपने तोड़ा, आपको पेनल्टी होगी। ट्रैफिक का रूल आप तोड़ते हैं, आपको पेनल्टी होती है, ठीक है। तो रूल जो है बिल्कुल स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जो बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं हो सकती, जैसे कि नो स्मोकिंग, अगर नो स्मोकिंग जोन है, वहाँ पे आप स्मोक करते हैं तो आपको पेनलाइज किया जा सकता है। फीचर्स, स्पेसिफिक व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। वो यस नो की बात है, आपको पहले से बता दिया ये करना है, ये नहीं करना है। आर रिजिड एंड कंपल्सिव इन नेचर, जब भी बात की जाएगी रूल्स की तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड है और उनको मानना कंपल्सरी है। नेक्स्ट आते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम सिंगल यूज, अभी तक आप स्टैंडिंग पढ़ रहे थे। प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स। द प्रोग्राम आर मेड टू गेट सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। The programs creates relation between policies, procedure and goals. For example, the construction of a shopping mall and the opening of a new department. अब प्रोग्राम क्या है, जितने भी आपने सारे पढ़े, जो भी आपने प्लान्स के बारे में पढ़ा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो गया, चाहे स्ट्रेटेजी होगी, जब आप सबको मिला के किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म, जैसे आपको एक मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, आपको एक स्कूल कंस्ट्रक्ट करना है, तो उस स्कूल का कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, प्रोग्राम है, ठीक है। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा, स्ट्रेटेजी भी आएगी, ठीक है, रूल्स भी आएंगे, पॉलिसीज भी आएंगी, प्रोसीजर्स भी आएंगे, मेथड्स भी आएंगे। जब सारे चीज़ें एक साथ मिल जाएं तो उसको आप क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है वो सिंगल यूज प्लान इसीलिए क्योंकि जैसे ही वो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपका कंप्लीट होगा वैसे ही आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल दिया कि स्कूल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप किसी शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन हो गया वो प्रोग्राम फिर खत्म, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आप जाएंगे, दैट मीन्स आप नेक्स्ट टास्क में जो है जाएंगे तो आपको नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। फीचर्स, डिटेल स्ट्रेटजी अबाउट ए प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल्ड एक्टिविटीज जब आप बनाते हैं तो वो क्या होता है, प्रोग्राम, ठीक है। इसको सिंगल यूज है, ठीक है, याद रखना है। बजट, सिंगल यूज प्लान। ए बजट इज ए स्टेटमेंट of express result for a given future period expressed in numerical terms. A budget is a plan which qualifies future facts and figures. A budget is a statement of expenses, revenue and income for a specified period. For example, sales budget, cash budget, ठीक है। बजट तो आप बचपन से समझते ही आ रहे हैं, जो भी न्यूमेरिकल रिजल्ट आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आपका क्या होता है, बजट, ठीक है। हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक प्रोग्राम का कुछ ना कुछ बजट होता है। जैसे आप घूमने जा रहे हैं तो आपके पास 10,000 रुपये आपका बजट है, तो वो क्या है, आपका बजट। और बजट के साथ हमेशा ये है कांस्टेंट है कि हमेशा न्यूमेरिकल टर्म में ही आपका बजट होगा, कभी भी ये आप क्वालिटेटिव, दैट मीन्स क्वांटिटेटिव ही आपका बजट हो सकता है, कभी भी क्वालिटेटिव आपको बजट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। फीचर क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, क्वान्टिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स, बजट आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्रेस न्यूमेरिकल टर्म्स में आपको दिखाई देंगे, हमेशा फैक्ट और फिगर्स में दिखाई देंगे, और हर लेवल के मैनेजर अपना अलग अलग, दैट मीन्स टॉप लेवल का अलग कुछ बजट होगा, जो भी ओवरऑल बजट है वो कुछ और होगा। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर का कुछ अलग बजट होगा, और डिफरेंट लेवल्स का बजट अलग अलग आपको होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्लान्स है उसको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है, फिर बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से बहुत डिटेल में आपका डिस्कशन है, वहाँ पे आप टाइप्स ऑफ प्लान को देख सकते हैं, और उसमें टाइप्स ऑफ प्लान में क्वेश्चंस भी मैंने, केस स्टडीज़ भी मैंने पुट किए हैं, वहाँ से आप रेफर करके उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं बहुत क्विक डिफरेंसेस क्या क्या है। रूल्स एंड मेथड में डिफरेंस क्या है। रूल्स आर नॉर्म्स फॉर द एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉय। मेथड्स आर फॉर्मलाइज्ड वे डूइंग रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब। रूल क्या है, रूल में सबसे पहली चीज ये
ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, अभी आपको बताया ना, यस और नो, इसके बारे में बात करता है कि ऐसा करेगा एम्प्लॉय, ऐसा नहीं करेगा। दैट मीन्स एम्प्लॉय के एक्शन और नॉन एक्शन की बात करता है। लेकिन मेथड क्या है? मेथड फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब। मेथड जो है वो रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक रिपीटेटिव जॉब को कैसे करना है, जैसे आपने देखा डेप्रिसिएशन सीखा होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक मेथड है और वो मेथड आप रिपीटेटिव वे में आप करते हैं। रूल्स आर वेरी स्पेसिफिक और वेरी रिजिड, मेथड्स आर स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल। रूल्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं और रिजिड हैं। रूल्स एक बार बन गए वो चेंज नहीं होते। मेथड्स स्पेसिफिक हैं, दैट मीन्स उनको मालूम है इस काम को ऐसे ही करना है, लेकिन अगर वो काम नहीं हो रहा है उस तरीके से, दैट मीन्स अगर WDV वहाँ पे सूट नहीं कर रहा है तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड, या स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं सूट कर रहा है तो आप WDV में चेंज कर सकते हैं। कन्वर्जन होप्स आपने पढ़ा होगा। तो इसीलिए मेथड के साथ जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन रूल्स के साथ कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। रूल्स improve the behavior of the employee, method bring quantity improvement and standardization। रूल जो है वो बिहेवियरल चेंजेस करता है। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट और पेनल्टी है। दैट मीन्स रूल जो भी बनाए जाते हैं वो हमेशा बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन मेथड जो है वो क्वांटिटी और स्टैंडर्डाइजेशन को देखते हुए बनाए जाते हैं। इफ रूल्स आर नॉट फॉलोड देन देयर इज ए स्ट्रिक्ट पेनल्टी, इफ मेथड्स आर चेंज देन कैन बी वार्निंग बट नो पेनल्टी। ठीक है, रूल्स के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टी है, लेकिन मेथड्स के लिए सच कोई स्ट्रिक्ट पेनल्टी नहीं है। वार्निंग मिल सकती है लेकिन पेनल्टी नहीं है। एग्जांपल, रूल नो स्मोकिंग और इसका फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला, पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, पॉलिसीज जो हैं वो पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। जैसे आपने देखा होगा, बिका हुआ माल वापस नहीं लेंगे, है ना, उधार नहीं है, नो क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए आप कैसे सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का एक ये पर्टिकुलर एक मेथड, एक तरीका है। ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट, और ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कोई तरीका थोड़ा ना, ये तो क्या है? एंड रिजल्ट है। पॉलिसीज डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन, ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन। पॉलिसीज हमेशा ये बताता है कि इस टास्क को कैसे करना है, और ऑब्जेक्टिव ये बताता है क्या होना है, कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिसीज एक्सप्लेन द मोड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। पॉलिसीज हमेशा ऑब्जेक्टिव को कैसे पाना है उसके बारे में होती है। दैट मीन्स पॉलिसीज जो भी होती है वो आपके एंड रिजल्ट, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक ही होती है। ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट पॉलिसी कभी भी नहीं हो सकती, और ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। और ऑब्जेक्टिव खुद में क्या है? खुद में स्वयंभू है। ऑब्जेक्टिव खुद में सबसे टॉप पोजीशन में है। सब कुछ जो भी हो रहा है वो एंड पॉइंट, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हो रहा है। पॉलिसीज आर framed by the top, middle and lower level managers, और objectives are framed by top manager। पॉलिसी कोई भी बना सकता है, टॉप भी, मिडिल भी, लोअर भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही बना सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बीच में, पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम, प्रोसीजर आर स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग ए जॉब। ठीक है, पॉलिसीज क्या है? एक डिसीजन लेने में हेल्प करती है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए हेल्प करती है। लेकिन प्रोसीजर क्या है? पर्टिकुलर टास्क को करने के तरीके बताता है, स्टेप्स बताता है। नेक्स्ट, पॉलिसीज आर गाइड टू थिंक फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसीजर्स आर गाइड टू एक्शन। पॉलिसीज जो होंगी वो हमेशा कैसे आप थिंक करना है, कैसे आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि जब भी मैनेजर्स के पास डिसीजन लेना होता है तो टॉप लेवल, क्योंकि अगर सबऑर्डिनेट मैनेजर्स को पॉलिसी अगर एक बार बना दी गई, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना दिया गया, तो उसी में रहते हुए वो डिसीजन ले सकता है। और जो प्रोसीजर जो है पर्टिकुलर इस एक एक्शन को, स्टेप्स को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। पॉलिसीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करते हुए, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव से डिराइव की जाती है, और प्रोसीजर जो है वो पर्टिकुलर पॉलिसी को कैसे ऑप्ट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए बनाया जाता है। पॉलिसी ज़्यादा रिजिड होती हैं, प्रोसीजर जो हैं लेस रिजिड होते हैं। पॉलिसीज आर एक्सप्रेस इन जनरल टर्म्स एंड प्रोसीजर आर एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म्स। पॉलिसीज जनरल टर्म्स में, जैसे अगर आप बात की जाए नो क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है, या 4 डे क्रेडिट पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है वो एक जनरल टर्म्स में है,
एज सच आपको कुछ भी स्पेसिफिक नहीं दिखाई देगा, लेकिन प्रोसीजर दैट मीन स्टेप्स जब भी बताए जाएंगे वो आपको स्पेसिफिक ही दिखाई देंगे। स्कूल्स पॉलिसी इज टू गिव एडमिशन टू स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 60% मार्क्स। ठीक है, ये जनरल गाइडलाइंस है, इसको आप जनरल टर्म्स में इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन कैसे होना है, सेपरेट फाइल बनाएंगे, एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, डेटा चेक करेंगे, ठीक है, जो भी ऐसा जो भी उनके होगा, तो एडमिशन की पॉलिसी एडमिशन का प्रोसीजर वो अलग है, स्टेप बाय स्टेप आपको होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट डिफरेंस है पॉलिसीज एंड रूल्स के बारे में। पॉलिसीज फिर वही है, पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम एंड रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ रिगार्डिंग द एक्शन एंड नॉन एक्शन। ठीक है, रूल्स बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और पॉलिसी जो है ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका है कि उसको पर्टिकुलर टास्क को या पर्टिकुलर चीज़ों को कैसे एड्रेस करना है। पॉलिसी जो है जनरल है, रूल जो है स्पेसिफिक है। पॉलिसी क्या है, गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग है, रूल इज ए गाइड फॉर बिहेवियर। डिसीजन मेकिंग दैट मीन्स मैनेजर्स को हेल्प करता है ऐसा करना है कि पर्टिकुलर ये सिचुएशन आएगी तो क्या करना है, ये सिचुएशन आएगी तो क्या करना है, दैट मीन्स एक प्रीमाइसेस सेट करता है, एक लिमिट सेट कर देता है पॉलिसी। लेकिन रूल जो है बिहेवियर को इम्प्रूव, अभी आपने समझा कि स्मोकिंग की बात करें, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, तो ये क्या है, एक बिहेवियर को इम्प्रूव करने वाला होता है। नेक्स्ट, पॉलिसी डिस्क्राइब्स व्हाट इज टू बी डन अंडर डिफरेंट सिचुएशन। पॉलिसी हमेशा ये बताती है कि इस सिचुएशन में क्या क्या कैसे कैसे करना है, लेकिन रूल्स क्या बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बताती है क्या क्या कर सकते हैं, ये बताता है क्या करना है, दैट मीन्स सीधे यस और नो की बात करता है। पॉलिसीज जो है वो लेस रिजिड है और रूल्स जो है वेरी रिजिड है। एग्जाम्पल पॉलिसी का क्या है, 60% मार्क्स से अगर होंगे तो ही हम एडमिशन लेंगे, नहीं होंगे तो नहीं लेंगे। और रूल्स, नो स्मोकिंग, दैट मीन्स आप स्मोक नहीं कर सकते। पॉलिसीज़ को ब्रेक करते हैं तो वार्निंग मिल सकती है, लेकिन पेनल्टी नहीं, लेकिन रूल्स को ब्रेक करने के साथ पेनल्टीज आपको मिलेगी। प्रोसीजर और मेथड में क्या है, प्रोसीजर जो है वो स्टेप बताता है, स्टेप बाय स्टेप ये करना है ये करना है ये करना है, और उसी प्रोसीजर में पर्टिकुलर एक स्टेप को कैसे परफॉर्म करना है वो आपको क्या बताता है, मेथड बताता है। प्रोसीजर जो है वो मोर रिजिड है, मेथड जो है वो लेस रिजिड और फ्लेक्सिबल होता है। दैट मीन सिचुएशन के हिसाब से इसको ऑल्टर किया जा सकता है अगर दोनों के कंपैरिजन की बात की जाए। प्रोसीजर हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, मेथड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। जो प्रोसीजर है वो पॉलिसी को हेल्प करता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड है वो प्रोसीजर को हेल्प कर रहा होता है। प्रोसीजर फॉर गिविंग एडमिशन इन स्कूल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी वैल्यूएशन का मेथड है वो अलग है। ठीक है, तो प्रोसीजर में जो भी पर्टिकुलर स्टेप है उसको कैसे परफॉर्म करना है ये आपको कौन बताता है, मेथड। ठीक है, लास्ट आपके पास डिफरेंस है स्ट्रेटजी और पॉलिसी के बीच में। स्ट्रेटजी क्या है, इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच इंक्लूड्स वेरियस स्टेप्स, और ये पॉलिसी क्या है, इट इज़ ए सिंगल प्लान। नेक्स्ट, इट इज़ ए फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्विंग चैलेंजिंग एंड अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स। स्ट्रेटजी जो बनाई जाती है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल प्रॉब्लम है और ऐसी सिचुएशन के लिए बनाई जाती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करना है। इट इज़ फॉर्म टू कैरी आउट रूटीन फंक्शन, और पॉलिसी हमेशा रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए। एवरी टाइम ए न्यू स्ट्रेटजी इज प्रिपेयर टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। हमेशा जो भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन होगी उसके लिए स्ट्रेटजी जो है नई नई बनानी पड़ती है। ठीक है, और कुछ स्ट्रेटजी होती हैं जो हमेशा हमेशा जब तक बिजनेस रहेगा वो रहेगी, और कुछ सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होती है, इसलिए इसको ना तो सिंगल यूज़ में रखा जाता है ना ही स्टैंडिंग में। और कॉमन पॉलिसी इज टू बी यूज्ड, ये स्टैंडिंग है क्योंकि पॉलिसी जो है एक बार अगर सेट हो गई तो वो जनरली आपको बदलती हुई नहीं दिखाई देगी। ये टेम्परेरी होती है और ये परमानेंट होता है, इसीलिए ये ना तो सिंगल यूज़ है ना स्टैंडिंग है, और ये स्टैंडिंग में आता है। It allow human and other resources, इस allocates human and other resources, it uses the resources for decision making। ठीक है, ये जो भी डिसीजन मेकिंग में रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है उसके बारे में बात करती है। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लेंदी ना करते हुए, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसीलिए थोड़ा सा क्विक बनाने की कोशिश किए हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा, और पढ़ते रहिए, अपना अच्छे से अच्छे स्कोर कीजिए। कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो बताइएगा, उसको और डिटेल में कर देंगे, और पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ प्लान के लिए कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप डिटेल में जाके टाइप्स ऑफ प्लान को समझ सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं किया है, क्विक रिवीजन के लिए बहुत फास्ट वीडियो बनाया हुआ है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।